तो हेलो बच्चों लास्ट क्लास में हम जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। ठीक है, अरे याद है तुम लोग को? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कैसे जे थॉमसन ने रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, चार्ज डिवाइडेड बाय मास का रेशियो निकाला था, फाइंड आउट किया हुआ था, ये पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? ये आपका एनसीईआरटी का था, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है उसको फाइंड आउट किया था। अरे ठीक याद है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, चार्ज बाय रेशियो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका निकाल सकते हैं ना? E/m इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो। यहाँ पे हमें जो पढ़ना है ना, इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन के अलावा भी अगर हमें प्रोटॉन बाय उसका मास का रेशियो, क्यों नहीं? प्रोटॉन को तुम डिवाइड कर दो। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, जो थॉमसन ने जो काम किया था उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम तो किसी का भी निकाल सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, उस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ओके। यस सर। इसके बाद में है, हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, मतलब थॉमसन ने क्या मॉडल दिया हुआ था। इन्होंने क्या बोला था कि भाई एक तरबूज है, वो तरबूज का सारा जो लाल पार्ट है वो क्या है? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, और जो उसका बीज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ में ही है, तो क्या होगा? ये दोनों तो मिक्स कर जाएंगे। यस सर। कर जाएंगे ना, तो न्यूट्रल हो जाएगा, कहानी खत्म। अरे एटम एग्जिस्ट करेगा क्या? पॉजिटिव निगेटिव एक साथ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यस सर। मॉडल फेल हो गया था, और इनका मॉडल फेल किया था रदरफोर्ड ने। कैसे? तो उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, और ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या फाइंड आउट किया था? न्यूक्लियस के बारे में पता किया था, ठीक है। देखो इन्होंने कैसे न्यूक्लियस के बारे में पता किया था, इसको आप समझिए। इधर देखिए, देखो ये क्या है? ये सोर्स ऑफ एक अल्फा पार्टिकल लिया है, ध्यान से समझना। इन्होंने सोर्स ऑफ ये देखो, ये बॉक्स है ना, इसके अंदर कुछ रिएक्शन कराया होगा। इस रिएक्शन के द्वारा क्या होगा? अल्फा पार्टिकल जनरेट हो रहा होगा। क्या जनरेट हो रहा होगा भाई? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है सर? हीलियम डबल चार्ज, हीलियम +2। हाँ, हीलियम 2+। देखो हीलियम 2+ मतलब समझे? हीलियम 2+ का मतलब क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई? 0 है कि नहीं? सर 0। इलेक्ट्रॉन 0 है। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 2, 2 एटॉमिक नंबर है, और 2+ आ गया तो यानी क्या हो गया? दोनों इलेक्ट्रॉन गायब। यस सर। दोनों इलेक्ट्रॉन गायब है इसका मतलब, ठीक है। तो यानी कि हीलियम 2+ क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। चूंकि ये हीलियम 2+ क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहां से जा रहा है। बताओ यहां से जा रहा है, ये क्या है? ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहां से जा रहा है ना, तो अब पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे एक स्लिट लिया हुआ है इन्होंने, लीड प्लेट, और यहाँ पे देखो एक होल दिख रहा है। यस सर। यस सर। क्या निकल रहा है? पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, और इसके सामने एक थीन गोल्ड फॉइल लिया गया है। क्या है? एक गोल्ड फॉइल का बहुत ही थीन लेयर लिया गया है। और क्योंकि उन्होंने मतलब किसने? थॉमसन ने क्या बोला था कि प्रोटॉन क्या है? चारों तरफ है, तरबूज का सारा पार्ट क्या है? प्रोटॉन है। तो इस हिसाब से ये सारे पॉजिटिव चार्ज ये गोल्ड फाइल पे जाते और टक्कर होके वापस आ जाने चाहिए थे कि नहीं? अरे पॉजिटिव 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 में रिपल्सन हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इन्होंने सोचा था कि भाई ये देखो, थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज सारा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। तो सारा किसका बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज का। और पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, और हम पॉजिटिव चार्ज ही इधर से भेज रहे हैं, तो सारा वापस आ जाना चाहिए था कि नहीं? यस सर। यस वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में? क्या इनको मिल रहा है कि 2000, मतलब
सिर्फ एक जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो तुम्हारे वापस है, मैक्सिमम जो है वो क्या कर गए, ये फॉइल को पास कर गए। मतलब हम क्या सोच के रखे थे भाई, हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि सारे पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाने चाहिए थे, वापस आ जाने चाहिए। वापस आ जाने चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, अपोजिट हो पास कर गए। गया। पास कर गए। और कितने वापस आए, देखो मैक्सिमम पास कर गए, कुछ जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो कुछ एंगल से डेविएट कर गए, और सिर्फ 20,000 में से एक ही पार्टिकल, 20,000 में से एक पार्टिकल वापस अपने ही डायरेक्शन में वापस आ गया। मात्र एक पार्टिकल क्या हो रहा है, अपने ही डायरेक्शन में वापस आ गया। इससे बताओ तुम क्या सोच सकते हो, इससे बताओ तुम क्या सोच सकते हो, कुछ सोच सकते हो? अरे भाई बताओ क्या तुम्हारे दिमाग में इससे क्या आइडिया आ रहा है। एक जो है वापस आ गया वो किससे टकराया होगा, प्लस या माइनस से? सब प्लस पॉजिटिव। जो टक्कर होके जो वापस आया वो किससे टक्कर खाया होगा, वो प्लस से टकराया होगा। यस सर। यानी कि जो थॉमसन ने बोला था, थॉमसन ने क्या बोला था भाई, थॉमसन ने बोला था कि ये गोला ले लो और इस गोला पूरा गोला पॉजिटिव चार्ज है, वो गलत थे। ये पूरा गोला पॉजिटिव नहीं है, इस गोला में कोई एक जगह है सेंटर, वही केवल पॉजिटिव चार्ज है। एक सेंटर है वही पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नहीं है। ठीक है, बोलिए निशा क्या डाउट है आपको? सर एक बार ये जो आपने वो बताना है एक्सपेरिमेंट, इसको दोबारा बता दो, तो बीच में ना मैं लीव हो गई। अरे तो क्यों लीव हो गए थे, ऐसे कैसे हो पाएगा बताइए। आप हो गई थी मैं। ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक पॉजिटिव चार्ज, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से भेजा, यहाँ से भाई क्या भेजा इन्होंने, अल्फा पार्टिकल भेजा, अल्फा पार्टिकल भेजा। और ये क्या हो रहा है, 20,000 अल्फा पार्टिकल में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे वापस आ रहा है, मतलब जिधर से जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ही उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। तो वो क्या हो गया, वो जरूर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से ही टकराया होगा। वो पॉजिटिव चार्ज किससे टकराया होगा, पॉजिटिव से। पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव से। यानी कि जो थॉमसन ने बोला था कि पूरा एटम ही पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, वो रॉन्ग हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। हो गया ना। इसका मतलब क्या, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर में है, वो क्या है, एक बीच में है, और उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, उसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस दे दिया। क्या दे दिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो चलो इन्होंने न्यूक्लियस दे दिया, ठीक है। लेकिन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर कर दिया था, यस सर। यस तो सर। एटम में तो ये पता चल गया पॉजिटिव चार्ज बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब क्वेश्चन है ना भाई, इलेक्ट्रॉन तो है, ये तो पता चल गया था ना, वो याद है ना, वो हमने कुछ भूत वाला कहानी सुनाया था, भूत यस चुड़ैल। सर। हाँ तो वो देखो इलेक्ट्रॉन तो है, ये तो कंफर्म है, तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ। तो उन्होंने बोला देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व कर रहा है, बीच में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है, इन्होंने बोला। अब चूंकि ये देखो, ये समझ में आया इन्होंने क्या बोला। यस सर। अब ये देखो, अब तुम सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, भाई घूमने के लिए तो एक सेंट्री, मतलब देखो एक फोर्स, अगर एक यहाँ पे एक पेन है और इसमें कब एक रस्सी से एक पत्थर बांध दे और उस पत्थर को ऐसे घुमाए, तो वो पत्थर घूमता है ऐसे गोला गोला, अगर रस्सी को काट दे तो वो पत्थर आगे भाग जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। टेंजेंट के डायरेक्शन में वो चला जाएगा ना। यस सर। इट मींस क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। देखो इधर, अगर एक तुम्हारा स्टोन है और इसको तुम घुमा रहे हो, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, FC। यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स ही उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो रोटेट करता है। अरे समझ रहे हो, एक बिना सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो उसको घुमाता है। यस सर। स्टोन में क्या होता है, एक देखो, अब तुम सोच रहे हो सर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर खींच रहा है, तो एक्सटर्नली भी तो एक बाहर कोई फोर्स लगे तब तो वो न्यूट्रल रहता है ना, तो एक सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स रहता है वहां पे। अरे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे चेक किए तुम, जैसे ही रस्सी को काटे तो वो क्या होता है,
स्टोन ऐसे भाग जाता है ना। Yes, sir. तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स कम से कम चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल तो ऐसे ही लग जाएगा, अगर कोई भी घूम रहा है तो वो तो बाहर वाला फोर्स तो तुम्हारा लग जाएगा। एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, तभी तो जाके रोटेट करेगा। तो इन्होंने बोला, क्या बोला कि देखिए प्लस चार्ज है अंदर और इलेक्ट्रॉन है बाहर। तो प्लस है अंदर, इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है माइनस, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं। यस सर। Yes, तो sir. इन्होंने बोला जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, वही इसको रोटेट कराने में सपोर्ट कर रहा है। मतलब उसी एक वो अट्रैक्शन फोर्स, मतलब कौन सा फोर्स है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना Fe। यस सर। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वही इसको क्या कर रहा है, वो इसको रोटेट करा रहा है। आया समझ में। बोर्ड ने क्या बोला, बोर्ड ने बोला कि देखो, सॉरी बोर्ड बोल रहे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि सेंटर में एक क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके चारों तरफ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि उनपे क्या लग रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा, देखो ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो जब दो चार्ज बॉडी होते हैं ना, तो उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन वाले फोर्स होते हैं। एक प्लस है, एक माइनस है, इनके बीच में क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा, निगेटिव चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज रहता है अट्रैक्शन होगा, सेम चार्ज रहता है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन। Yes, तो sir. अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ होगा, वही तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई तुम्हारा देखो सेंटर में क्या है, प्लस है, बाहर क्या है, माइनस है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और वही क्या कर रहा है, वही इसको रोटेट कराने में मदद कर रहा है। अरे समझ में आ गया रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला। Yes, sir. यस सर। तो ये तो बहुत आसान एक्सपेरिमेंट था। वही अब पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट मिलके क्या किए थे, एक अल्फा पार्टिकल लिए थे, एनसीईआरटी का ही है, और उससे वो स्कैटर कराया था। फिर इन्होंने क्या बोला था, एक न्यूक्लियस के बारे में बताया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। एक चीज तुम देख रहे होगे, इलेक्ट्रॉन बिखरा पड़ा हुआ है, एक पार्टिकुलर प्लेस पे नहीं है, देख रहे हो ना। Yes, sir. यस सर। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। इन द अर्ली 20th century रदरफोर्ड क्या किए थे, इन्होंने क्या किया था, एटम मास को उन्होंने बोला था कि सारा मास कंसंट्रेटेड है कहाँ, न्यूक्लियस में। ये तो बात सही है। अरे मास, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी होता है, मास किसका है, Yes, sir. Proton और neutron का, न्यूक्लियॉन्स का। तो इन्होंने ये बता दिया। फिर ये क्या बोला, स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कहाँ है, वही न्यूक्लियस है, और रेस्ट एटम क्या है, खाली है। इन्होंने बोला सारे एटम खाली है, और उसमें कहीं कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये घूम रहे हैं, अब बात है कि चलो सर सब, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो रदरफोर्ड मॉडल में तो वो रोटेट करते हैं ना। हाँ तो वो रोटेट को ही तो घूमना बोलते हैं ना। सर रोटेट करते तो जो भी आपने मॉडल बताया वो तो रदरफोर्ड कहीं बता रहा था। जॉनसन वाला उसका अरे था ना। रदरफोर्ड सर ये तो रदरफोर्ड का है, लेकिन जो भी आपने ऊपर बताया ये भी रदरफोर्ड था, ये वाला, ये भी रदरफोर्ड था। लेकिन इसमें देखो रोटेट नहीं कर रहे ना वो इक्वली। अरे नहीं रोटेट ही कर रहे हैं, अरे रोटेट ही कर रहे हैं, ये दिखाया नहीं रोटेट करते हुए, ठीक है। सर रोटेट सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हो रहा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अरे Sorry. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अभी देखो, अभी ये मॉडल फेल हो गया, एक्चुअली ये मॉडल फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया, ये तुम अभी समझोगे तो तुमको सारा क्लियर होगा। ये मॉडल जो है ना, ये फेल कर गया, क्यों फेल कर गया है ना, ये अब तुम समझोगे इसके डिमेरिट से। रदरफोर्ड जो है ना, रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हो गया। और किसने फेल किया, बोर्स ने। बोर्ड ने अपना एक अलग मॉडल दिया। अच्छा देखो ये फेल कैसे हो, पहले इसको ये समझो। एक मैक्सवेल करके साइंटिस्ट है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, जब क्लास 12th में आप जाओगे तो मैक्सवेल के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी में आप पढ़ोगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएम रेडिएशन इमिट करता है।
ध्यान से समझना क्यों फेल हुआ। क्या बोला था मैक्सवेल ने कि चार्ज पार्टिकल, यदि एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा ना तो क्या क्या जनरेट करता है, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट। Magnetic radiation. अब बताओ, क्योंकि ये तुम्हारा प्लस चार्ज यहाँ पे सेंटर में था और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। Yes, sir. और मैक्सवेल ने, ये किसने बोला था? मैक्सवेल ने। और ये प्रूफ है, और ये ऑलरेडी प्रूफ थ्योरी है मैक्सवेल का। तो ये इन्होंने बोला कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगा, रिलीज करेगा। अब बताओ, जब ईएम रेडिएशन रिलीज करेगा तो क्या होगा? अगर तुम मान लो खाना खा के तुम चल रहे हो, चलते चलते तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, Energy lose होगा. तुम्हारा क्या होगा, एक समय ऐसा कि तुम्हारा सारा एनर्जी खत्म और तुम वहीं पे गिर जाओगे। मान लो तुम खाना खा के घर से निकल गए और लगातार चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो चलते चलते एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब तुम्हारा एनर्जी खत्म हो जाए, और जैसे खत्म हुआ तुम गिर जाओगे। अरे गिर जाओगे कि नहीं? Yes, sir. तो वही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहा है, ये चल रहा है, और ये चल रहा है तो ईएम रेडिएशन रिलीज कर रहा है। ईएम रेडिएशन क्या हो गया, एक तरह से एनर्जी निकल रहा है। भाई अब एनर्जी निकल रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारा चलना स्टार्ट किया था, ये चलते 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 ऐसे 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 कहाँ यहाँ गिर जाएगा कि नहीं? ये रुक जाएगा। अरे ये जाके कहाँ चला जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर समा गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और जिस दिन ये न्यूक्लियस के अंदर ये चला गया तो पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, Then तो neutral. न्यूट्रल हो जाएगा. न्यूट्रल हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खत्म, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खत्म, यानी कि एटम खत्म, एटम खत्म तो एलिमेंट खत्म, एलिमेंट खत्म, कंपाउंड खत्म, दुनिया खत्म। अरे बोलो। Yes, sir. तो लेकिन ऐसा है क्या? No, sir. दुनिया तो है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, एटम भी है, कंपाउंड भी है, सब कुछ है। तो फिर तो इनका थ्योरी फेल हो गया। अरे फेल हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये न्यूक्लियस में चला गया इसलिए फेल हो गया ना, क्या वो न्यूक्लियस में चला गया इसलिए फेल हो गया ना। नहीं, इन्होंने देखो एक्चुअली इन्होंने क्या हुआ, न्यूक्लियस में जाता नहीं है, ये फेल कर गए ये एक्सप्लेन करने में। एस्टैब्लिश, देखो मैक्सवेल जो है, नहीं रदरफोर्ड है ना, इनका डिमेरिट देखो, ये फेल हो गया। डिमेरिट जो है रदरफोर्ड मॉडल का क्या है कि ये ही कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ही कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब रदरफोर्ड जो थे वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बता ही नहीं पाए। देखो एटम तो स्टेबल है, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से स्टेबल हो रहा है क्या? No, sir. अब कोई पूछेगा ना कि भाई तुम बताओ एटम स्टेबल क्यों है, तो ये नहीं बता पाए। अरे नहीं बता पाएगा ना। No, sir. इनके मॉडल का ये डिमेरिट हो गया। दूसरा था, हाँ बोलो। इन्होंने ये बोला था कि एटम स्टेबल है, पर ये नहीं बता पाए थे क्यों है। एटम स्टेबल तो सारा दुनिया जानता है, अगर एटम स्टेबल नहीं तो तुम अभी जिंदा हो क्या? तुम, अरे एटम नहीं रहेगा तो तुम, मतलब देखो सारा पढ़े होगे ना पहले ही क्लास में, मैंने बताया था एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक। सारा कुछ एटम से ही तो मिलके बना हुआ है। भाई तुम्हारा ये पेन है, ये किस चीज से बना हुआ है? एटम स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल है, जिसको और ज्यादा काटा ना जा सके। तो सब कुछ एटम से मिलके बना हुआ है। तो एटम तो है, ये तो सब सारा दुनिया जानता है, तो बच्चा भी जानता है कि ये एटम है। तो एटम है तो फिर ये बताओ ना भाई एटम में तो स्टेबल क्यों है? तो ये नहीं बता पाए कि एटम स्टेबल क्यों है। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि इनके मॉडल के हिसाब से तो एटम स्टेबल ही नहीं होना चाहिए। एटम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमते, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये तुम्हारा क्या था अंदर पॉजिटिव, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये चलना स्टार्ट किया, चलते 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 इनके हिसाब से तो अंदर चला गया, पानी तो खत्म। ठीक है ना? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये हो गया। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए एटम के स्टेबिलिटी के बारे में। एक और इनका डिमेरिट था, बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखोगे, ये बोले थे जो स्पेक्ट्रा होता है ना वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है। स्पेक्ट्रा जो होता है कंटिन्यूअस होता है।
ये स्पेक्ट्रा, लेकिन स्पेक्ट्रा जो होता है देखो इन्होंने बोला था स्पेक्ट्रा जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, बट रियल में क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। सर एक स्पेक्ट्रा का मतलब? ये तुम्हारा जब बोर्ड मॉडल पढ़ोगे ना उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी तुम थोड़ा बहुत ये जान लो, ठीक है। बोर्ड मॉडल है, हालांकि आज ही हम पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सर स्पेक्ट्रा डिस्कंटिन्यूअस है। स्पेक्ट्रा रियल में डिसकंटिन्यूअस होता है, इनके हिसाब से कंटिन्यूअस था, जो कि गलत था। स्पेक्ट्रा मतलब समझे, जैसे देखो अभी तुम थोड़ा बहुत ये आइडिया ये समझ लो कि कुछ कलर वलर, जैसे बोर्ड मॉडल ये वाला पॉइंट है ना, अभी आप रहने दो, बोर्ड मॉडल हम पढ़ाएंगे ना उसमें इसको अच्छे से डिस्प्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी अगला जो है थ्योरी वो बोर्ड मॉडल यार है, क्योंकि फिर सब आपका क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अभी ये बस आप ध्यान रखो कि क्या रदरफोर्ड ने बोला था स्पेक्ट्रा जो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला था एक तरह से कि मान लो ये तुम्हारा क्लास का क्या है, पोडियम है, पोडियम पे क्या है, टीचर बैठे हुए खड़े हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इनके हिसाब से, इनके मॉडल के हिसाब से कि एक पोडियम है, ये तुम्हारा मान लो न्यूक्लियस, ठीक है, और एक मैट सामने है, मैट आंगनबाड़ी जानते हो? यस सर। मैट रहता है और मैट पे सारे बच्चे आके बैठ जाते हैं, वहां पे बेंच डेस्क नहीं रहता है। अरे टीचर एक यहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ है और मैट है, उस पे सभी बच्चे कहीं, देखो अब मैट आगे बिछा हुआ है तो बच्चे कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो इन्होंने जस्ट वैसा ही बताया था। इन्होंने क्या बोला था, एक न्यूक्लियस है, इन्होंने बोला था कि ये मान लो टीचर न्यूक्लियस हो गया, और इनकी मतलब जैसे या फिर पहले के जमाने में जो गुरुकुल में शिक्षा होती थी, टीचर बीच में है भाई, टीचर बीच में, और स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट अपना घर से क्या लाए, बोरा वोरा कुछ भी लेके और बैठ गए, जहां मन वहां बैठ गए। अरे समझ रहे हो? यस सर। वो जाके कहीं भी बैठ गए और वो जहां बैठेंगे वहां से घूमेंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे, ठीक है। लेकिन अगला जो मॉडल आएगा ना, यहाँ तो कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत किसी को यहाँ तक। अब देखो, अब जो बोर्ड मॉडल जो आएंगे ना, बोर्ड साहब वो बोलेंगे कि देखिए कि जो रदरफोर्ड जो बोल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बैठना है। स्कूल जब है ना, तो टीचर अगर यहाँ पे पोडियम पे है तो बच्चे के लिए एक यहाँ पे बेंच लगा हुआ रहेगा, और कोई बच्चा आएगा या तो इस बेंच पे बैठे या इस पे बैठे या इस पे बैठे, बीच में नहीं बैठना है, बीच में नहीं बैठना है। लेकिन रदरफोर्ड कहीं भी बैठा दे रहे थे ना, रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन को कहीं भी बैठा दे रहे थे। लेकिन जब नील्स बोर आए तो इन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं बैठाना है, उनके लिए एक स्पेशल बेंच डेस्क का इंतजाम करो, ठीक है। उनके लिए उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था, अरे क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं बैठाना, एक प्रॉपर बेंच दो, उसी पे बैठेगा। अरे स्कूल में जाकर तुम कहीं बैठ जाते हो क्या? नो सर। कहीं भी नहीं बैठाना, ठीक है। अरे समझ में आया? यस सर। अब ये जो है ना, ये जो बेंच है, इसका खासियत क्या है, अगर तुम इस पे बैठोगे ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं होगा। ये ऐसा बेंच है, इसमें तुम बैठोगे तो ईएम रेडिएशन इमिट नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से घूमते रहेगा। यस सर। देखो नील्स बोर और रदरफोर्ड में क्या अंतर था, रदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन को कहीं बैठा दो, जहां मन वहां बैठे, भाई क्लास में कहीं भी बैठा दो, तो तुमको ही पता भाई कहीं भी बैठाओगे तो गैदरिंग हो जाएगा। नील्स बोर्ड ने बोला कि कहीं नहीं बैठाओ, एक उनके लिए प्रॉपर क्या दो, एक सेल दे दो। उसको जो हम बेंच बोल रहे हैं ना, उनको उसको उन्होंने क्या बोला, सेल बोला। सेल। और वो सेल मतलब क्या हो गया, के सेल, एल सेल, एम एन, के एल एम एन। तो देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका हुआ न्यूक्लियस, ठीक है। और इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट सेल में घूमेगा, क्या होगा, एक डेफिनिट सेल में घूमेगा, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या तो यहां घूमे
या यहाँ, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा या फिर यहाँ रहेगा पहले में। और पहला का नाम क्या है? के। के दूसरा सेल का नाम क्या है? एल। तीसरा का एम, चौथा का एन। ठीक है। अब बिट्टू क्या डाउट है भाई बताओ, कोई डाउट है क्या आपको? अरे हैंड रेज करना है ना जब डाउट हो तो, ठीक है। तो देखो बोर्ड मॉडल ने क्या बोला था, बोर्ड साहब ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी नहीं घूमेगा, वो घूमेगा एक स्पेशल सेल में, ठीक है। और उस सेल का खासियत क्या रहेगा, वहां पे अगर घूमेगा ना तो ईएम वेव जनरेट नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अरे क्या होगा, जनरेट नहीं तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं करेगा। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, उसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा तो वो सेंटर में जाके गिरेगा नहीं, गिरेगा। नो सर। अब हम जानते हैं एक चीज, कोई भी चीज अगर मान लो तुम चल रहे हो तो तुम्हारा एक लीनियर मोमेंटम होगा। अगर तुम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो क्या होगा, अगर तुम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो ना तो एक लीनियर मोमेंटम। अरे क्या जीरो, क्या जीरो बोल रहे हो, जीरो कहां से आ गया, मैं तो कुछ ही नहीं। देखो यहाँ तो समझ में आया। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सेल में घूमेगा, के में रहे, अरे घूमेगा वहां पे जहां पे वो रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन इन्होंने बोला कहाँ रहेगा, एक फिक्स सेल में रहेगा, जिसका नाम पहले सेल का इन्होंने के दिया, दूसरे का एल, तीसरे का एम, एन ऐसे दिया, ठीक है। एक फिक्स सेल में घूम रहा है। और तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज घूमता है ना तो वो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम। बिना मोमेंटम के वो मोशन में नहीं रहेगा। और अगर वो सर्कल में घूमेगा तो उसका हो जाता है सर्कुलर मोशन होता है ना। और सर्कुलर मोशन का मोमेंटम क्या होता है, उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, सर्कुलर मोशन कोई एंगुलर मोशन होते हैं? अरे नहीं, एंगुलर मोशन नहीं होते हैं, मोमेंटम समझो यार। देखो अगर मान लो जैसे एक तुम्हारा एक बुलेट है, या फिर एक मान लो एक कार है, एक कार तुम्हारा चल रहा है, मोमेंटम को समझ मतलब एक कार है ये चल रहा है, और ये क्या है, एक बाइक है, एक बाइक भी चल रहा है। दोनों का बैलेंस स्पीड तुम्हारा क्या हो जाए, मान लो सेम है, ये तुम्हारा v स्पीड से जा रहा है, ये भी तुम्हारा v स्पीड से जा रहा है, कार बाइक दोनों सेम स्पीड से जा रहा है। अब बताओ कोई इंसान अगर रोकना चाहे, किसको रोकने में ज्यादा मेहनत है? सर बाइक को। बाइक कार को। बाइक को तुम रोक, मतलब कार को तुम रोक दोगे? कार को रोक तुम रुक जाओगे? तुम क्या बात कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। बाइक को, अरे जो बाइक बोला फिर से, मतलब कैन यू जस्टिफाई योर आंसर? अरे जो बाइक बोला है, अरे किसने बोला, जल्दी बताओ। अब बोले सॉरी सर, गलती से बोल। कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। देखो कार अगर चल रहा है, ठीक है, और बाइक चल रहा है, चलो बाइक में अगर बाइक की जगह पे मान लो साइकिल रख दिए, एक चलती हुई कार को तुम रोक दोगे या चलती हुई साइकिल को? कार को रोकना, और कार की जगह पे अगर मान लो ट्रक रहे तो ट्रक को रोकना तो और मुश्किल हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब जो है ना, कार का क्या है, मोमेंटम ज्यादा है। और मोमेंटम ये जो देखो, कार लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, ऐसा थोड़ा गोल गोल कार चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। यस सर। तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो क्या, कार का क्या है, वो उसका कहलाएगा लीनियर मोमेंटम। क्या कहलाएगा, ये कार का क्या कहलाएगा, लीनियर मोमेंटम। तो कार का क्या है भाई, लीनियर मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब जिसका मास ज्यादा ना उसका मोमेंटम ज्यादा। कैसे तुम समझे कि भाई एक कार चल रहा है, और मान लो एक कार चल रहा है, एक ट्रक चल रहा है, कार आसानी से रुक जाएगा, ट्रक आसानी से नहीं रोक पाओगे तुम। अरे समझ रहे, रोकना मतलब तुम मान लो आगे से जाके किसी चीज से तुम रोक रहे हो, ब्रेक लगाकर रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। रोकना मतलब क्या हो गया, तुम उसके सामने से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर रोक रहे हो, ठीक है। यस सर।
तो एक कार को रोकना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा हो रहा है, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। तो तुम कहोगे सर मास का तो समझ में आ गया, मास का तो समझ में आ गया कि जिसका मास ज्यादा है उसको रोकना मुश्किल है अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहा है। तो वेलोसिटी को कैसे समझेंगे? अगर मान लो एक तुम्हारा बॉल है, ठीक है, और एक तुम्हारा बुलेट है, एक तुम्हारा बॉल है और एक तुम्हारा बुलेट, मतलब समझे जो गन से निकलता है। तो जो गन से निकल रहा है, अब ये बताओ, अरे सबके माइक तो ऑफ ही है बिट्टू, सबके तो माइक ऑफ है। जब क्वेश्चन पूछने होते हैं ना तब बच्चे माइक ऑन करते हैं, ठीक है। देखो अभी देखो, इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मतलब मैम आपसे कैसे, मतलब कैसे मैं बात करूंगा, कैसे पता चलेगा आप पढ़ रहे हो कि सो रहे हो? इंटरेक्शन भी जरूरी है ना। तो देखो ये जो है बॉल और बुलेट, अगर एक बुलेट फायर करो और एक बॉल तुम फेंको, मान लो दोनों का, तो बताओ बुलेट का वेलोसिटी ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। एक गोली को रोकना मुश्किल है कि नहीं? यस सर। लेकिन एक बॉल, देखो अगर मान लो बॉल का मास भी m है, बॉल का मास क्या है? m है, और बुलेट का भी मास m है, और तुमको बोला जाए कि रोकने के लिए, तुम बुलेट को रोक पाओगे क्या? नो सर। नहीं रोक पाओगे, क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा है। क्या है? वेलोसिटी ज्यादा, उसका स्पीड ज्यादा है। तो जिसका स्पीड ज्यादा है ना, उसका क्या होता है? उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई? ज्यादा। जिसका स्पीड ज्यादा उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया? mv। तो ये रहा लीनियर मोमेंटम जो स्ट्रेट लाइन में चलता है, जो क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अगर मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करे, कोई सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका क्या कहलाएगा? उसका कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? अगर मान लो तुम पत्थर में, यहाँ पे पत्थर लिए और उसको एक रस्सी में बांध दिए और इसको तुम रोटेट करा रहे हो, क्या करा रहे हो? रोटेट। तो ये सर्कुलर घूम रहा है, तो इसके लिए क्या कहलाएगा? इसके लिए आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम टर्म। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो रहेगा ही, क्योंकि ये सर्कुलर में घूम रहा है तो इसका रेडियस रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। अरे समझ में आया? लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम समझे? एंगुलर मोमेंटम तब होगा जब सर्कुलर, गोला गोला, ठीक है। रानी बोलिए क्या डाउट है आपको? सर ये एल का मतलब क्या है? अल्फा कहाँ है? एल। अरे एल एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से, ओके सर। ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया? एम बी आर। तो ये तुम फिजिक्स में तुमको पढ़ना है, एक दो मतलब 11th में पढ़ना है। अंजलि बताओ। सर अगर जैसे कोई क्वेश्चन आता है इस पे रिलेटेड, तो सर हमें एल की वैल्यू जो गिवन होगी, एल की वैल्यू नहीं, मास, वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू दी जाएगी, आपको एल निकालना होगा। सर काफी क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें हमें एल फाइंड करना हो या वी आर। पहले तो ये देखो, ये फिजिक्स का टर्म है, केमिस्ट्री में ये आपसे एल नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी इसका यूज होगा, इसलिए हम बता रहे हैं, ये एल पे मत जाओ, ठीक है। इसका यूज है, एक्चुअली बोर्ड ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोला था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था बोर्ड साहब ने कि देखिए ये तुम्हारा न्यूक्लियस तो है, चलो प्रोटॉन बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या बोला? कहीं भी नहीं घूम रहा है, एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, और चूंकि घूम रहा है तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। देखो फिजिक्स कभी गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। फिजिक्स क्या, साइंस यार कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, साइंस कभी रॉन्ग नहीं कर सकता। तुमको भी पता है अगर ये घूम रहा है तो कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम तो होगा। अरे तो एंगुलर, ये सर्कुलर में घूम रहा है तो यानी कि इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो बोर्ड साहब ने बोला था कि देखिए ये जो घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? इन्होंने बोला था NH/2π के बराबर होगा। भैया जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा। H क्या है? तो H एक प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका नाम प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। इसका वैल्यू अभी हम थोड़ी देर में डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें हम आपको वैल्यू दिखा देंगे,
ठीक है। एल क्या, एच क्या है, एच एक कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक कांस्टेंट। एन क्या है, तो इन्होंने बोला था देखिए एन जो होगा ना जब भी होगा तो एक नेचुरल नंबर यानी कि एन इज इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, डेसिमल में नहीं, डेसिमल में नहीं, यानी कि क्या है, एन क्वांटाइज्ड है। क्या है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड समझना, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है 1 2 3 4 में रहे, फ्रैक्शन में ना रहे। क्या रहे, 1 2 3 4। तो देखो एंगुलर मोमेंटम इन्होंने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बोला NH/2 पाई। क्या बोला, NH/2 पाई, वेयर H क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट है, N क्या है 1 2 3 4। अब ये N इज इक्वल टू 1 2 3 4, चलो ठीक है। इसका अब ये क्या, इन्होंने बोला कि जो 1 का जो होगा ना N, उसका तुम नाम रख देना K से, 2 रहेगा ना तो उसका नाम रख देना L, 3 रहेगा तो उसका नाम रख देना M KLMN। अरे इसको समझ में आ रहा है? यस सर। L इज इक्वल टू इन्होंने बोला NH/2 पाई, ठीक है, NH/2 पाई, और N का वैल्यू 1 2 3, और 1 2 3 मतलब क्या हो गया, पहला देखो इसका L क्या होगा, एक और हम यहाँ पे गोला बनाते रहे। तो देखो ये क्या है, ये है तुम्हारा L इज इक्वल टू, N इज इक्वल टू क्या है 1, ये क्या है N इज इक्वल टू 2। तो यानी कि इसका नाम क्या होगा K, इसका नाम हो गया L। ये सब के एलिमेंट तुम पढ़े होगे 9वां 10वां में। यस सर। तो ये हो गया L इज इक्वल टू NH/2 पाई, इन्होंने बोल दिया। तो अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएगा। मतलब क्या है? H अभी आ रहा है, H एक प्लैंक कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू फिक्स रहता है, अभी हम आ रहे हैं, ठीक है। H एक प्लैंक कांस्टेंट है, अभी छोड़िए। अब देखो फिजिक्स क्या बोलता है, फिजिक्स बोलता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MBR, ये फिजिक्स बोलता है। बोर्ड साहब क्या बोले थे, बोर्ड ने बोला था NH/2 पाई। अब दोनों तरफ L है तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, क्या बनेगा MBR इज इक्वल टू NH/2 पाई। NH/2 पाई। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नो सर। नहीं, दिक्कत। अब चलो, अब यहाँ पे अब देखो, अब कुछ 1 2 3 चीज क्लियर यहाँ पे हो गया। क्या क्लियर हुआ कि क्लियर ये हुआ कि सेंटर में L इज इक्वल्स टू MVR किसने बोला था? ये मतलब किसने दिया था? फिजिक्स, अरे ये किसी ने दिया, ये फिजिक्स में तुम एक एंगुलर मोमेंटम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये फिजिक्स का ये टर्म है, वहां से हम लेके उठा के लेके आए। अभी देखो ये जो चैप्टर है एक्चुअली बोल रहे हैं ना, ये फिजिक्स का, ये सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के हैं। इसमें तुमको अभी तो कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, इसमें फिजिक्स के ऐसे ऐसे टर्म आएंगे ना, तुमको अभी देख के सर क्या चल रहा है। पैसेज बनाए रखो, बस कंसंट्रेट करके रखना, नहीं तो ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ। अगर जिसका मैं बोला ना आज, जिसका छूट गया या जो आज नहीं समझ पाएगा ना, उसको ये मतलब बोले ना हवा, मतलब हवा नहीं लगेगा, बाउंस मारेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, समझ रहे हो सब? यस सर। कोमल, हंसिका, ध्यान से समझना, नहीं तो ये जब ये तुम स्कूल वगैरह में पढ़ोगे ना तो यस सर। फ्लाई कर जाएगा, ये सर के ऊपर से बाउंसर नहीं जाता है, वैसे निकल जाएगा। और ये अब तुम सोचोगे सर, तुम तो ये भी सोचो सर बाउंसर निकल जाएगा, तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे इसको, तुम छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि क्लास 12 में ये फिजिक्स में पढ़ना है। ये सारा डेरिवेशन जो एक एक वर्ड जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, वो सारा तुमको 12th क्लास में एक मॉडर्न फिजिक्स करके चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें तुमको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आएगा, उसमें ये सारे सेम, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं, मतलब होता नहीं कॉपी पेस्ट नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा देखो एक चैप्टर से ना तुम्हारे दोनों फायदे हो रहे हैं, 11th में भी 12th में भी, दोनों में फायदे होंगे, तो ध्यान से पढ़ना। हाँ बोलो। आपने KLMN के ऊपर 1 2 3 लिखा है, तो सर ये इनकी वो है देखिए कितनी लेफ्ट हैंड को मतलब एंजाइटी करेंगे। नहीं 2 नहीं, ये 2 नंबर सेल की बात कर रहे हैं। देखो ये पहला लाइन को हम के बोल दिए ना, अरे यहाँ पे देखो ये पहला के हो गया, पहला के हो गया, दूसरा एल हो गया, तीसरा एम हो गया, इस तरह नामकरण दे दिए, नाम दे दिए, ठीक है। हाँ ये नाम है उसका KLMN।
ये तो नाइन्थ में शायद पढ़ना था ना तुम लोग को। यस सर। Yes, sir. चलो ये हो गया, उसके बाद में अब आते हैं। अच्छा ये घूम रहा है, देखो ये तो ये फिक्स हो गया कि ये घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन देखो ये फिक्स हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है। अब मतलब पार्टिकुलर डिस्टेंस पे तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा कि नहीं? भाई देखो इलेक्ट्रॉन अगर कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, अब देखो तुम्हारा जो रदरफोर्ड थे वो क्या बोले थे, कहीं भी इलेक्ट्रॉन को रख दो। बच्चा है स्कूल गया, अपना घर से कुछ ले गया, बोरा वोरा कुछ भी ले गया और जहां मन वहां बैठ गया। बोर्ड ने बोला कि नहीं नहीं कहीं नहीं बैठाना, एक फिक्स ऑर्बिट में बैठाना है, एक फिक्स सेल में बैठाना है। तो वो जब फिक्स बैठा रहे हो तो फिर उसका रेडियस होगा। अरे होगा कि नहीं? यस सर। रेडियस होगा, इसका मतलब अब रेडियस होगा तो रेडियस का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो हम रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि नहीं? यस सर। रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये घूम रहा है तो जो चीज घूमता है उसका क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं? यस सर। तो वेलोसिटी होता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी निकालना होगा। Yes, sir. यस सर। अच्छा जब जो घूम रहा है वेलोसिटी है तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अरे बोलो यस सर। भाई, अगर जो घूम रहा है जिसके पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा ना। यस सर। अब देखो अब ये काइनेटिक एनर्जी, और चूंकि ये चार्ज से सेपरेट है, ये चार्ज से सेपरेट है, एक प्लस है एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को ये क्या है प्लस चार्ज खींच रहा होगा, लेकिन ये अंदर जा नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। भाई अगर मान लो तुम जैसे ये पेन है यहाँ पे हम रखे हैं हाथ पे, ये पेन में पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? है ना। कैसे पता? क्योंकि देखो जैसे ही अपना हाथ हटाएंगे तो ये पेन नीचे गिर जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये जब घूम रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी है और क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करना होगा आपको। और जब काइनेटिक भी आ गया, पोटेंशियल भी आ गया, तो इसका कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी भी होगा। तो ये सारे टर्म आपको एक एक करके डिराइव करने होंगे, इसके सारे के फॉर्मूला निकालने होंगे। रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सबके फॉर्मूला निकालने होंगे। अरे समझ में आया? यस सर। तो बोर मॉडल यही था। बोर साहब ने क्या बोला था? बोर साहब ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं बैठा देना है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में है, एक फिक्स सेल में, उसी में ये घूम रहा है, ठीक है। और वहां पे घूमने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं रिलीज करेगी, ठीक है। तो अब ये रेडियस को अब हम निकालने चलते हैं। कैसे नहीं, और उन्होंने बोला था कि जो घूम रहा है उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये बहुत काम का है, NH/2 होगा। क्या होगा? NH/2। चलो अब ये डेरिवेशन की दुनिया में चलते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। सर ये निकालना जरूरी क्यों है? क्या ये सब निकालना जरूरी क्यों है? सिलेक्शन नीट में लेना जरूरी है कि नहीं? अरे पहले ही बताओ, नीट में सिलेक्शन लेना जरूरी क्यों है? सर मतलब अच्छा ये बताओ, नीट में सिलेक्शन तब मिलेगा ना जब ये निकालोगे और इसके क्वेश्चन आएंगे तो रेडियस का वैल्यू निकालोगे। यस सर। ये सारे पे क्वेश्चन बनते हैं। वो पूछेगा रेडियस का वैल्यू बताओ, वेलोसिटी का वैल्यू बताओ, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, तो तुम निकालोगे नहीं तो फिर कैसे? मान लो तुमसे पूछ दे कि एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका ये फलाना टिमकाना कुछ कुछ दे देगा और पूछेगा कि चलो इसका रेडियस बताओ, तो फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो रेडियस कैसे निकालोगे? और रेडियस नहीं निकलेगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? यस सर। हाँ तो इसलिए निकालना है, सिलेक्शन चाहिए ना। अगर अब ये देखो तुमको सिलेक्शन चाहिए, तुम नीट में जाना चाह रहे हो इसलिए तुमको निकालना है। अगर एक रिक्शा वाला है या फिर एक कोई मतलब दुकानदार है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो थोड़ी पढ़ेगा, उसको क्या मतलब इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या है नहीं है। तुम्हारा क्या है, तुमको पढ़ना है, तुमको चाहिए सिलेक्शन, तुम्हें बोर्ड में मार्क्स चाहिए इसलिए तुम पढ़ रहे हो। किसी को नहीं चाहिए तो नहीं पढ़ेगा भाई। अरे बोलो। थ्योरी फेल हो चुकी है। क्या क्या? जो थ्योरी फेल हो चुकी है हम लोग वो पढ़ते, जो नहीं पास नहीं, चाहिए ना। अरे
सबका कारण है ना, रदरफोर्ड का ही यूज करके ये बोर साहब आए हैं ना। यस सर। रदरफोर्ड का यूज करके ही तो बोर आया। ये कौन गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट कौन किया था? रदरफोर्ड ने। उन्होंने बताया था न्यूक्लियस सेंटर में है, ठीक है। और रदरफोर्ड यूज किए थे थॉमसन का मॉडल। इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताया था? थॉमसन। तो Yes, सारे sir. एक दूसरे से। और फिर ये तुम्हारा डाल्टन भी आ गया था भाई। एटम के बारे में कौन बताया था? डाल्टन। तो सारे यूज है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, किसी को तुम छोड़ नहीं सकते। अब मान लो अचानक से हम आ गए कि चलो भाई बोर मॉडल पढ़ो, तो तुम नहीं सोचोगे सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आया क्यों, कहां से आया? और देखो ये थॉमसन का मॉडल फेल था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। हल्के मत लेना। मॉडल फेल हो गया इसका मतलब क्या, वो कोई काम के नहीं है क्या? हाँ, अरे बोलो भाई। नो सर। तुम लोग तो यार एग्जाम में फेल हो जाते हो, उनका तो मॉडल फेल हो रहा है। तुम तो एग्जाम में फेल होते हो। सर तो मॉडल फेल होने के लिए उनको दिया गया था। नहीं अब फेल होने के लिए। अरे फेल होने के लिए नहीं भाई, वो उतना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना। तुम तो एग्जाम में फेल हो जा रहे हो, 2 क्वेश्चन लिखा जाता है वही तुम नहीं लिख पाते हो। उन्होंने समझ। और वैसे यार उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, कैथोड रे वाला भूल गए? उन्होंने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करके दिया था। यस सर। तो रदरफोर्ड थॉमसन को हल्के मत लो भाई। देखो अब ये समझना, रेडियस कैसे निकलेगा ये समझना। और नहीं समझ पाओगे यहाँ पे तो समझो ये पूरा क्लास में जब स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाएगा तो ये बाउंसिंग मारेगा। बाउंस समझते हो? अरे क्रिकेट मैच होता है ना, जब बॉलर बॉल फेंकता है ऊपर से निकल जाता है, उसको बाउंसर बोलते हैं। देखो ना, अब ये बता बीच में क्या है? सेंटर। सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बताओ, अब ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज अगर कोई पूछे तो कितना पॉजिटिव चार्ज है? तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं? यस सर। यानी जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तुम्हें पता है ना? यस सर। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 10 ही होगी सर। तो उसमें चार्ज की संख्या अगर कोई पूछे तो अच्छा ये बताओ, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। चार्ज की बात सेम है, बस इसमें क्या होता है? माइनस साइन होता है, उसमें प्लस साइन होता है, लेकिन क्वांटिटी सेम है ना? यस सर। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम ई माने तो इस सेंटर का टोटल चार्ज कितना होगा? जेड ई लिख दे, वेयर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। सर क्यों जेडी? देखो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 तो उसमें चार्ज कितना? 1। अगर एटॉमिक नंबर 2 तो उसमें चार्ज कितना? 2 गुना 1। एटॉमिक नंबर 10 तो उसमें चार्ज कितना? 10 गुना 1। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही प्रोटॉन होता है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा भाई? प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। और प्रोटॉन की अगर मान लो एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक नंबर अगर जेड है तो प्रोटॉन की संख्या जेड हो जाएगी। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? ई चार्ज होता है। तो जेड प्रोटॉन का कितना चार्ज? जेड ई चार्ज लिख दे। यस सर। और यहाँ पे हालांकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 ई होगा कि नहीं? 1 ई। यस सर। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या पंगा हो रहा होगा? इसके साथ ये हो रहा है कि ये जेड प्रोटॉन है। जेड एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड बराबर एटॉमिक नंबर। और जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही प्रोटॉन होता है। अच्छा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वहां पे रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। ओके सर, मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। हाँ ठीक है। ओके सर। देखो जितना तुम्हारा क्या होता है जेड है उतना ही एटॉमिक नंबर है ना, ठीक है? बोलो भाई। यस यस सर। ठीक है ओके।
तो ये सर, तो एटॉमिक Z को प्रोटॉन भी तो मान सकते हैं तो ना। एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन ही होता है ना, उसको प्रोटॉन ही बोलो। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब Yes, किसी sir. का एटॉमिक नंबर 23 है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या 23 है। तो चलो ये चार्ज हमारा फाइनल हो गया, ठीक है। अब ये चार्ज है तो क्या हो रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर खींच रहा होगा कि नहीं? एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर खींच रहा होगा, एफसी लिख दिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या कर रहा है, अरे तुम्हें पता है ना, कोई भी चीज अगर सर्कुलर घूम रहा है तो उसको क्या होता है, एक फोर्स अंदर की तरफ खींचता है। कैसे तुम चेक कर सकते हो, एक साइकिल तुम अगर चलाते हो ना, तो ऐसे साइकिल को अचानक से मतलब टर्निंग पे घुमाओ, मतलब एक ऐसे तुम्हारा साइकिल है, चला रहे हो, टर्निंग पे तुम अचानक से सर्कुलर मोशन कर, तुम अंदर वहां गिर जाओगे। कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा कि टर्निंग पे अचानक से ऐसे टर्न किया और वो गिर गया? अरे किसी के साथ हुआ है ऐसा? यस सर। हुआ है? यस भाई साहब तुम लोग रोड पे गिर जाते हो, कैसे बच्चे हो? हाँ, श्वेता, सुजीता, नो क्या? सर, सामने से कोई आ जाता है तो टर्न करना पड़ता अच्छा है। तुम लोग साइकिल मतलब स्कूल जाते रहते हो, रास्ते में गिर जाते हो, फिर तो मीम बन जाता होगा यार तुम लोग का। हाँ, मीम नहीं बनता है कि देखो देखो साइकिल चलाने नहीं आ रहा है बच्चे को, कैसी बच्चे हैं, साइकिल चलाने नहीं आ रहा है, चलते चलते रोड पे गिर जा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं ना होता? पहले कभी गिरे थे, अभी नहीं, तब स्टार्टिंग में सीखी थी तब। अच्छा तब गिर गए थे, रोड पे गिरे थे या गटर में गिरे थे? नहीं सर, गली में। अच्छा गटर में नहीं ना गिरे, ऐसा नहीं ना कि सर चलते चलते गटर में गिर गए। अच्छा चलो तो देखो, ये तुम ऐसे अगर तुम्हें ये चेक करना हो ना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो तुम चेक करना, कैसे चेक करना, कल स्कूल जाना, अगर साइकिल जाते हो तो अचानक से टर्न करना, और कहाँ टर्न करना, गटर के सामने करना, ताकि गिरो तो अच्छे जगह पे गिरो, चोट ना लगे। क्योंकि देखो रोड क्या होता है, सॉलिड होता है ना। अरे रोड क्या है, एक सॉलिड है, लिक्विड है? सॉलिड। सॉलिड तो चोट ज्यादा लगेगा या लिक्विड पे गिरोगे तो ज्यादा लगेगा, ये बताओ? सॉलिड सॉलिड पे। तो ये एक्सपेरिमेंट करना है ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सॉलिड पे नहीं गिरना है, कहाँ पे गिरना है, जहां पे आपको लगे कि हाँ बगल में मतलब क्या है, गटर है, नाले है, ये है, कचरे है, ये सब, तो वहां पे अचानक से साइकिल ले जाना और टर्निंग करना। फिर तुम कहाँ गिरोगे, सॉलिड पे या लिक्विड पे? लिक्विड। लिक्विड पे गिरोगे, ठीक है। तो लिक्विड में गिरोगे यानी कि गटर में गिरोगे, फिर तुमको चोट भी नहीं लगेगा, फिर तुम निकल जाओगे और तुम सेंट्रीपिटल फोर्स तुम प्रूव भी कर लोगे कि हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अरे ठीक है, यस ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा? नो सर। किसी से नहीं होगा? तो इतना आसान एक्सपेरिमेंट है। गिर भी तो गटर में रहे। हाँ, तो गिर भी तो गटर में रहे। हाँ ये भी है, गिर भी तो गटर में रहे। उसकी जगह पे चोट खा लेंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं तुम ऐसे दूसरा ये है, एक क्या करना, एक रस्सी में लेना और रस्सी में कुछ बॉल वगैरह कुछ भी बांध देना, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ रहता तो मैं बांध के दिखाया था, और ऐसे तुम इसको नचाओ। वो नाचता क्यों है, एक सेंटर में एक फोर्स लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक सेंटर में फोर्स लग रहा होगा। यस और चूंकि ये सेंटर में फोर्स लग रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए एक और फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा होगा। तभी तो, क्योंकि देखो अगर एक केवल खींचने वाला अंदर से रहे तो ये तो अंदर चला जाता ना, उसको बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो चाहिए। यस तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज के कारण फोर्स जनरेट होता है। जैसे दो चुंबक ले लो और दो चुंबक क्या होगा, या तो आपस में दोनों चिपक जाएंगे या आपस में दोनों दूर जाएंगे, तो चार्ज के कारण एक फोर्स जनरेट होता है। और ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा चार्ज के कारण जो फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा उसको कहोगे एफई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे बोलो। यस सर। तो हम लिख सकते हैं ना, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ सी बराबर, बोलो लिख सकते हो, एफ सी बराबर एफ ई। अब ये एफ सी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कहाँ आपको मिलेगा, ये मिलेगा फिजिक्स में। फिजिक्स में इसका फॉर्मूला आपको मिलेगा जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, mv²/r। ये अभी फिलहाल आपको याद करना होगा। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
mv square square upon r. और एफई का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एफई का फॉर्मूला क्या हो गया? 4 पाई, हाँ बोलो, q1 q2 upon 4 pi TOR square। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब तुम सोच रहे हो सर ये क्या आ गया? Q1 Q2 आगे क्या है ये? अरे सब बता रहे हैं, रुक जाओ, सब्र करो। ये तो तुमको, अब तुमको लग रहा था सर ये क्या आ गया? Q1, देखो Q1 क्या है? चार्ज है। Q2 भी क्या है? चार्ज है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? यह एक कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। ये क्लास 12 में जब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको ये डिटेल में बताया जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बारे में। ठीक है, और इतना डिटेल से बताया जाएगा कि वो जब वो चैप्टर चलेगा तो डेली ये आपके मतलब उस चैप्टर में डेली एक होता नहीं है, ये डेली एंट्री मारेगा। इसके बिना वो चैप्टर, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट के बिना आप पढ़ लो एक शब्द भी। इसको बोलेंगे क्या? हाँ, बोलेंगे क्या इसको? इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अभी तुम ये देखो यहाँ पे हमको वैल्यू, ये बस ये मान के चलो एप्सिलॉन नॉट होता है कुछ। अभी ज्यादा दिमाग में लोड मत लो, बस फॉर्मूला याद करो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अरे बोलो, और ये तो पाई वही है 22/7 है, ये वो क्या है? वही 22/7 यानी कि 3.14 वाला ही है। जैसे डिनोट किस चीज से करते हैं? किसको डिनोट किस चीज से करते हैं? ये एप्सिलॉन नॉट को। एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू होता है आपका 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको डिनोट ही किया गया है एप्सिलॉन नॉट। बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, लिखते हैं ऐसे करके, ऐसे लाइन खींच के ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। अरे इसका चिंता मत करो, ये फिजिक्स में तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी बस इसकी वैल्यू क्या है एक और बार बता दो। मैं लिख दूंगा, आगे चल के लिख दूंगा। ठीक है, ओके। तो चलो ये हो गया। अब ये तुम्हारा FC और FE दोनों तरफ लिखिए। दोनों फॉर्मूला कहाँ से आया? तो भाई फिजिक्स से आया है, फिजिक्स से ये दोनों फॉर्मूला है, ये भी और वो भी। ठीक है, हाँ ये राशिका ने लिख दिया, तुम्हारा आंसर लिख दिया, सही लिखा है राशिका ने। भाई साहब बड़ा तेज हो भाई, एक बार मैंने बोला याद हो गया तुमको सर। देखो अब ये क्या है? ये R से ये R कट जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। R से R कट जाएगा। चलो R से R काट दिए, तो हमारा क्या बचेगा? mv स्क्वायर इज इक्वल। अच्छा Q1 क्या है? चार्ज है। तो चार्ज क्या था? चार्ज तो मेरा एक, देखो क्या था, एक जेडी था और एक ई था। एक चार्ज क्या था? एक जेडी था और एक ई था। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो भाई। यस तो हम इसको लिख सकते हैं जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। नो सर। ये रेडियस का फॉर्मूला होगा ना? अभी नहीं, रेडियस अभी निकाल रहे हैं। रुक जाओ, इतना आसान नहीं समझो। सर ये mv स्क्वायर के इक्वल में है ना? क्या? हाँ, mv स्क्वायर के इक्वल में। अब ये देखो, अभी रुक जाओ, इतना आसान नहीं। अब ये देखो भाई साहब, उन्होंने क्या दिया हुआ था? एक फॉर्मूला L इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था? mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ऊपर पढ़े हो ना? यस सर। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या बचेगा? m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। ऊपर वाले स्लाइड पे भी हम थोड़ी देर में जाएंगे, चिंता मत करो। अरे बोलो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यही होगा ना? स्क्वायर कर दिए। चलो दोनों साइड स्क्वायर कर। अब ये ऊपर में क्या था? mv स्क्वायर था ना? ठीक है, ऊपर क्या था भाई? mv स्क्वायर था। mv स्क्वायर। तो ऊपर क्या था? mv स्क्वायर। और नीचे क्या है? अरे ये ना कोशिश करो, ये तुम लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्लास 12 तो फिर से आएगा। ठीक है,
फिर से आएगा और फिर वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगा। और मान लो कोई बच्चे यहाँ से पढ़ के सोचो 12th में उसको कुछ करना ही नहीं है, बस चैप्टर देखना है, हाँ बस, अरे यार मुझे सब पहले से आ रहा है। खैर 11th में भी तुमको बहुत अच्छा लगेगा जब स्कूल में जाओगे ना और पढ़ाया जाएगा ये सब। स्कूल में तुम्हें मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ डेरिवेशन नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। और फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, फिर तुम कहोगे कि सर क्या लिख दिया, कहाँ से लिख दिया। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझो। देखो एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे एम बी स्क्वायर था, तो मैं यहाँ पे एम बी स्क्वायर को हटा रहा हूँ, मतलब निकाल रहा हूँ। एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर पाई स्क्वायर, और फिर इधर से क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर, यही होगा ना। यस सर। और एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या सर एम आर स्क्वायर क्यों होगा, वी स्क्वायर होगा ना। नहीं, वी स्क्वायर तो यहीं पे बच गया ना, देखो इसको तो इधर ही रखती है ना। सर ठीक है सर, ठीक। ठीक है, अरे समझ में आया किसी को कोई दिक्कत। देखो मैंने कहा से ये लिया, मैंने ऊपर से एम स्क्वायर और वी स्क्वायर आर स्क्वायर को हटाएंगे ना। नहीं एक्चुअली हम एम वी स्क्वायर को बचा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पुट करना है सर, ताकि हम एक और इक्वेशन बना सके एम वी स्क्वायर। एक और इक्वेशन, जैसे मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लिए और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, दोनों को इक्वेट, अरे रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा ना फिर हम इसको एक बार रिकैप भी करा देंगे। एम आर स्क्वायर कैसे आया 4 पाई स्क्वायर के पीछे। देखो यहाँ से एक एम यहाँ से उठ के इधर गया, यस सर, और 2 आर उठ के इधर आया। अरे ठीक है, यस सर। बस आ गया। एक एम ऊपर आ गया और एक एम अपॉन में आ गया। हाँ हाँ, एक एम ऊपर आ गया, एक एम अपॉन में आ गया। ठीक है, ओके सर। चलो तो अब ये एम बी स्क्वायर का वैल्यू हम ऊपर पुट कर देने। चलो एम बी स्क्वायर वाला जो था ये, इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी मारता हूँ, इसको नहीं, इसको कॉपी करते हैं। एम बी स्क्वायर ये था ना, तो इसको आप कीजिए कॉपी। एम बी स्क्वायर का वैल्यू था ना इक्वेशन 1 में। तो अरे चैट बॉक्स में कमेंट बात कम करो यार तुम लोग, ध्यान दो क्लास पे। आपस में तुम लोग क्लास कब खुलेगा नहीं खुलेगा, जब खुलेगा पता चल जाएगा, स्कूल जब खुलेगा पता चल जाएगा। तो ये क्या था, एम बी स्क्वायर के बराबर था ना। यस सर। अरे ऊपर से उठा के लाए ना। और ये एम बी स्क्वायर के बराबर ये वाला भी है, कौन वाला, ये वाला एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो इसको भी उठा लिया जाए यस सर। यस सर। और यहाँ पे पुट कर दिया जाए। यस सर। बोलो कोई दिक्कत, दोनों एम बी No, स्क्वायर लेके यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, अब इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, देखो आर से एक आर, एक आर से एक आर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 से 4 गया और एक पाई गया। और कुछ कट रहा है क्या, नो सर। और कुछ नहीं कट रहा है। No, sir. तो आपका क्या बचेगा, अब ये आर ऊपर इधर ले जाएंगे तो आर का वैल्यू क्या बचेगा, देखो आर इज इक्वल टू क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या आएगा, जेड स्क्वायर पाई। तो कोई छूट नहीं रहा है, देखो तो नो एन सर। स्क्वायर एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पाई एम। यस सर। अरे ठीक है, बोलो। Yes, sir. अब ये तुम्हारा रेडियस का फॉर्मूला आ गया, यही है फाइनल फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। हाँ राशिका, ये फॉर्मूला कैसा है, यही है क्लास 11। सर ये तो बहुत पेचीदा फॉर्मूला है। हाँ यही है 11th क्लास में आपका स्वागत, इसे कहते हैं वेलकम इन क्लास 11th। ठीक है, यही है। कैसा रेडियस का फॉर्मूला निकल गया। हाँ ये रेडियस का फॉर्मूला निकल गया, बस हिंस प्रूफ रेडियस का फॉर्मूला। एक बार हम रिकैप करेंगे, ठीक है। हाँ ऊपर से नाम पता नहीं है, अरे सब पता चल जाएगा, नाम बता रहे हैं ना, देखो क्या है इसको मैं, अरे आसान, उतना टफ नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, अभी सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, थोड़ा सब्र रखो। देखो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर जेड। अब देखो ये जो है ऊपर क्या है, एच स्क्वायर,
देखो अब नहीं, ये बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और क्या है भाई, और है ई स्क्वायर पाई एम, ई स्क्वायर पाई एम। Z को कॉमन क्यों ले लिया है? क्या Z अपॉन Z को कॉमन क्यों ले लिया? कॉमन क्यों ले लिया, अभी आ रहे हैं ना, अभी पता चल जाएगा। देखो मैंने एन स्क्वायर और जेड को कॉमन ले लिया, बाकी को अंदर ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। देखो वही चीज है, बस बाकी को कौन क्या किया सर आज इतना ही। अरे रुक जा रुक जा, अरे बाकी सब आसान है यार, तुम पैसे से रखा करो, थोड़ा देर वेट करो, बहुत आसान है। रुक जा, मैं एक बार अभी जैसे ही फॉर्मूला फाइनल आ जाएगा ना, मैं एक बार रिकैप कर दूंगा, फिर तुम कहना रहे यार ये तो बड़ा आसान था। पहली बार कुछ भी देखोगे ना, अभी तो आपने बोला कि रेडियस का फॉर्मूला आ गया। हाँ तो रेडियस आ गया, तो अभी रुक जाओ, सब्र करो यार। फॉर्मूला आ गया है, यस फॉर्मूला आ गया है, लेकिन हम इसको आसान करते हैं ना। अभी तो फॉर्मूला तुम देख के डर रहे हो ना, तो डर को भगाओ। देखो अब h का वैल्यू देखो क्या होता है, h इज इक्वल टू, देखो इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया ना, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, इसके अंदर जो कुछ भी है ना सबके सब कांस्टेंट है, इनका वैल्यू क्या है, फिक्स कांस्टेंट है। ओके हाँ फिक्स है। जैसे h का वैल्यू क्या होता है, h का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये h का वैल्यू हुआ। उसके बाद देखो करेंगे ना, क्या हो गया, नहीं तो कुछ नहीं। अरे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर -2। ये सब तुमको कुछ याद वाद नहीं करना, बस तुम देख लो, ठीक है, देख लो। अभी ई का वैल्यू तो तुमको पता है, ई का वैल्यू क्या था, अरे चार्ज ऑफ ई लास्ट क्लास में बताए थे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। यस सर पाई के वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.14। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, लास्ट क्लास में बताए थे 9.11 -31 तो ये सारे कांस्टेंट है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पाई एम सब कांस्टेंट है, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिए और सबको वैल्यू रख के। तो जब तुम इसको गुना भाग करोगे, जोड़ घटाओ गुना भाग जो कुछ भी करोगे, कटा पेटी सब करोगे, तो आर का बहुत ही आसान फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। लो कितना आसान फॉर्मूला गया। सर ए के बाद क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे, एंगस्ट्रॉम। ए के बाद ए के सर पे एक गोला है, छोटा सा गोला, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, छोटा जीरो, छोटा बहुत छोटा जीरो। ओके सर, इसे एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब ये आर इज इक्वल टू क्या हुआ, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब कहोगे सर वेयर एन क्या है, तो एन तुम्हारा उसका सेल नंबर हो जाएगा या ऑर्बिट की संख्या, ठीक है। एन का क्या होगा, मान लो ऑर्बिट का नंबर, जैसे पहला ऑर्बिट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, कहेगा कि कैलकुलेट रेडियस। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लोगे। क्वेश्चन में बहुत आसान रहता है, बहुत ज्यादा आसान। कैलकुलेट रेडियस हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसका क्या हो, फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस तुमसे पूछे तो क्या होगा भाई, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53। क्योंकि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का और फर्स्ट ऑर्बिट दे ही दिया है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और जेड का वैल्यू 1 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये n की वैल्यू 1 कैसे आई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 1 फर्स्ट ऑर्बिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर वो रेडियस का फॉर्मूला नहीं फाइनल वाला,
हाँ ये फाइनल फॉर्मूला है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, एन स्क्वायर अपॉन में जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यस सर। अब दूसरे के साथ ये फाइनल फॉर्मूला यही था, तो फिर ये इतना खतरनाक फॉर्मूला को क्यों आप ये इतना इसको ये कर दिए? ये डिराइव करके बताया गया है ना। भाई ये डिराइव करके बताया गया, और तुम जब क्लास 12 में जाओगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि चलो डिराइव द इक्वेशन ऑफ रेडियस फॉर बोर का बोर रेडियस तुम बताओ। सर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। हाँ ये क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ, और 11th में भी तुम्हारे जो स्कूल एग्जाम होंगे ना उसमें पूछ देंगे ये रेडियस डिराइव करो, डेरिवेशन। 11th में भी तुम बच जाओ, लेकिन 12th में बच नहीं सकते, वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। सर नीट एग्जाम में तो नहीं पूछते होंगे? नीट में डेरिवेशन क्यों पूछेगा भाई, वो तो ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन वाले होते हैं ना। हाँ अरे देखो ये डरो मत, अब इसको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, तुम क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से इस डेरिवेशन को देखते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। देखो सबसे पहले ध्यान, सबको क्या दिमाग शांत हो गया? किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना नहीं है? नो सर। बोर्ड ने क्या बोला था? बोर्ड ने बोला था कि भाई एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ और क्या रहते हैं? सेल रहते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है? सेल है, और उसमें कोई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है और वो घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सेल में घूमता है, कहीं भी नहीं है। एक मतलब एक क्या है? एक फिक्स ऑर्बिट है, उसी में इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन है। एक फिक्स ऑर्बिट में, क्लास में बच्चे कहीं नहीं बैठे, एक प्रॉपर बेंच पे बैठे हुए, ठीक है। या तो रो नंबर 1 में बैठेंगे, 2 में बैठेंगे, 3 में बैठेंगे, ऐसे बैठे हुए। चलो बैठा दिया इलेक्ट्रॉन को। फिर इन्होंने बोला कि भाई अगर घूम रहा है तो इनका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम का इन्होंने फॉर्मूला दे दिया NH/2π, वेयर n क्या होगा? 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बोला। फिर इन्होंने क्या बोला कि देखिए ये घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम हो गया, और हम जानते हैं बेसिक फिजिक्स से कि अगर ये घूम रहा है तो कुछ ना कुछ सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। यस सर। कोई ना कोई बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये FC बराबर है FC बराबर है FE के। और फिजिक्स में पढ़ोगे तुम, देखो जब फिजिक्स पढ़ लोगे ना तो ये आसान हो जाएगा। फिजिक्स में तुमको याद हो जाएगा यार, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुमको याद हो जाएगा, इतना बड़ा आएगा। FC बराबर क्या था? आया मेरा था FE आया था ना, और FC का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन में R, और FE का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πr²। ठीक है, ये हो गया कहानी। अब चूंकि Q क्या है? चार्ज है, तो चार्ज है तो क्या लिख दोगे? एक चार्ज के लिए ZE चार्ज था और दूसरा चार्ज VE था, तो ZE इंटू E करोगे तो क्या बचेगा? ZE²। और नीचे क्या बचेगा? 4πε0r²। एक R यहाँ, एक R यहाँ, चलो हटाओ, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बड़ा अभी भी बेकार फॉर्मूला दिख रहा है। Z है, E है, 4πε0। अब बोर्ड का एक और जो ये इक्वेशन था ना, इसका यूज फिर से करेंगे, L = NH/2π। तो उसका यूज करेंगे। देखो बोर्ड ने क्या बोला था? NH/2π बोला था एंगुलर मोमेंटम के बारे में, यही बोला था ना। और बेसिक क्या कहता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr के बराबर होता है, mvr के बराबर होता है। अब तुम क्या करोगे? ये जो mvr है, अब इसको, और यहाँ पे mv² है, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि ये mv² की जगह पे यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट कर दे। तो कैसे आसान रहेगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे। n² h² डिवाइडेड बाई 4π² इज इक्वल टू m² v² r²। चूंकि तुम्हें क्या चाहिए था? mv² चाहिए था ना, तो यहाँ से mv² का वैल्यू निकालोगे, तो mv² का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? mv² का यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये एज इट इज तो यहीं पे रह जाएगा, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, n² 4π², ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये वाला टर्म में से क्या आ जाएगा? एक m नीचे आ जाएगा ना,
यस आर स्क्वायर पूरा नीचे आ जाएगा। स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये जो वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे आया एमवी स्क्वायर का, उसको पुट कर देना यहाँ पे, पुट कर दोगे। यस सर। और फिर क्या करना, जो कटने वाला होगा उसको कटा देना, जो कटने वाला होगा कटा देना। देखो हमने यहाँ पे कर किया था वही चीज, दोनों को एक साथ पुट कर दिए। अरे देखो ना यहाँ पे इक्वल करके पुट किए, फिर जो कटने वाला था कटाए और आर का वैल्यू निकाल दिए। भाई इससे आसान इक्वेशन क्या होगा यार, डेरिवेशन तो बड़ा आसान है यार। बस एक फॉर्मूला है, आपको याद रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे, वो भी अभी याद रखने हैं। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ोगे ये आपको क्या, सर्कुलर मोशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये सारे एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ोगे, सब आसान हो जाएगा। अरे समझ में आया? यस सर। यस स्क्वायर बाई जेड को तुम बाहर निकाले, एन स्क्वायर बाई जेड को बाहर निकाले, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है तो सबको अंदर भेज दिए, सारे कांस्टेंट को अंदर भेज दिए, एन स्क्वायर बाई जेड को बाहर निकाल दिए, तो सारे कांस्टेंट अंदर गए और कांस्टेंट का वैल्यू हम यहाँ पे लिख ही दिए हैं। सबका वैल्यू पुट करोगे, गुना भाग करोगे तो ये कितना आएगा, 0.53 आएगा। क्या आएगा? तो बस आर का वैल्यू है एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे क्या कि बोले कि भाई रेडियस बताओ किसका, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ रेडियस बताओ किसका, बताना है बेरिलियम, बेरिलियम का n इज इक्वल टू 2 दे दिया हुआ है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट दे दिया हुआ है, तो रेडियस बताओ। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ बेरिलियम के n दिया हुआ है, दो दूनी 4 हो जाएगा। यस सर। और r का जेड का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितना होगा जेड का वैल्यू, सर 4 4 होगा। तो यहाँ 4 लुकेगा, ये 4 से 4 कट ही गया, 0.53 तो वही हो गया जितना वो था हाइड्रोजन का सेम। अरे बोलो हो जाएगा। यस तो बोले हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट का तुम बताओ, R2 बताओ हाइड्रोजन का रेडियस, तो R2 का मतलब समझे n का वैल्यू क्या है 2, और हाइड्रोजन का पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम के n इज इक्वल टू 2 का रेडियस बताओ, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बाई एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53। आंसर क्या है बताओ, अरे R2 है ना, हाइड्रोजन तो 1 ही होता है। हाँ तो देखो ये 2 है तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.53, तो 4 इंटू 0.53 नहीं हो जाएगा। सर ये 2 का स्क्वायर कैसे हुआ? फॉर्मूला में एन स्क्वायर है ना, 4 ठीक है। फॉर्मूला में क्या था, एन स्क्वायर बाई जेड था, और R2 पूछ रहा है ना सेकेंड रेडियस, R2 पूछ रहा है तो क्या, ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। यस सर। अरे ऑक्सीजन देखो वो देख लेना पहले, ये तो बोर मॉडल ना हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड होता है, ठीक है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वह देख लेना। देखो जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन का ही थर्ड ऑर्बिट R3 का अगर पूछे, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53, ठीक है, तो 3 का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और जेड का वैल्यू 1 इंटू 0.53, तो बस। अरे एन और जेड, जेड क्या है यार, एटॉमिक नंबर है, जिसका निकालना होगा उसका एटॉमिक नंबर डाल देना, और एन तुम्हारा दिया ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ये पहला ही डेरिवेशन टफ था, टफ इन अरे टफ वैसे टफ था क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं? आ गया। यस सर आ गया। पहला है तुम्हारा रेडियस, जो भी तुमको मुश्किल था ना रेडियस निकालने में, वेलोसिटी वगैरह बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। वेलोसिटी देखो कैसे आसान हो जाएगा, वेलोसिटी क्या था, mvr, अरे एक फॉर्मूला तुम पढ़े हो ना, mvr इज इक्वल टू क्या तुम पढ़े हो, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई पढ़े हो। यस सर। यस सर। अब r तुम इक्वेशन निकाल ही लियो तो r का वैल्यू पुट कर दो ना। अरे r का निकाल दियो वैल्यू, देखो कौन सा पुट करना, ये देखो कांस्टेंट वाला पुट मत करना, जब भी पुट करना होगा तो वो डेंजर वाला फॉर्मूला पुट करना, ये वाला जिसको देख के तुम कह रहे थे सर कैसे होगा, ये पुट कर देना, ये वाला, ठीक है। अरे r का वैल्यू ये था n/z, तो यहाँ पे तुम क्या करना, उस वैल्यू को r रेडियस का जो वैल्यू था उसको पुट कर देना, तो तुम्हारा क्या होगा m
V और R के लिए तुम क्या पुट कर दोगे, लो पेस्ट कर दो। तो डिजिटल बोर्ड पे कितना आसानी रहता है भाई, कितना आसान है भाई, है कि नहीं। अरे एम बी इंटू एन एच स्क्वायर बाई जेड, वो आर का वैल्यू पुट कर दिए। देखो ये क्या है, आर का वैल्यू ऊपर से पुट कर दिया, बाकी एज इट इज एन एच बाई 2 पाई कर दो। अब फिर देखो Yes, क्या sir. कट रहा है, जो कट रहा है कटाओ, और फिर तुम वेलोसिटी का यहाँ पे नहीं निकल जाएगा। देखो मुझे v नहीं चाहिए था ना, मुझे क्या चाहिए था, v चाहिए था। देखो क्या क्या कट सकता है, देखो तो m से m कट जाएगा, एन भी कट जाएगा, n से एक n कटेगा, और क्या कट रहा है, पाई से पाई I एच एच से पाई से पाई, एच से एच। एच कट रहा है। h से एक h कट गया, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, आई थिंक और कुछ कटेगा। देखो अब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा z अपॉन n e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट। ये तो एक ही बार में फॉर्मूला आ गया, खत्म, डिराइव हो गया। सर एन कहाँ से आया? n यहाँ से आया ना, देखो एक n बच नहीं गया था, ठीक है n यहाँ पे बच गया था एक, ठीक है। देखो ये देखो तुम्हारा v सर, जेड ऊपर ले आएंगे, एटॉमिक नंबर ऊपर ले आएंगे फिर इधर लेफ्ट है तो इधर जाएगा। देखो वेलोसिटी इधर का इधर ही रखे, ये z ऊपर इधर जाएगा तो ऊपर नहीं चला जाएगा। देखो अरे यही z है, और ये n कहाँ से आ गया, ये वाला n है ना, क्या क्रॉस में। सर वेलोसिटी में जेड ऊपर आ जाएगा ना। हाँ तो ऊपर आ गया ना, तो तुम देख नहीं रहे हो ऊपर आ गया, तो डिराइव कर रहे हैं ना। अरे देखो ये जब नीचे है तो फॉर्मूला में इस साइड भेजोगे तो ऊपर नहीं जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। अरे बोलो, जाएगा। यस सर। रुक जा, मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे ये तुम्हारा v इस कलर से था, तो इसको ऐसे ही इधर ही छोड़ दिया मैंने, इस v को इसी साइड छोड़ दिया है, ठीक है। बाकी सबको उस साइड भेज दिए हैं। अरे बोलो, वेलोसिटी आ गया। अब देखो ये फिर ये फॉर्मूला तुमको अजीब सा डेंजर लग रहा होगा, ठीक है। तो अरे हाँ छोड़ रहे हैं, ये हो गया बस खत्म। अब इसका देखो ये वैल्यू पुट करोगे ना, ई का वैल्यू, एच का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा तुम्हारा, v इज इक्वल टू जेड बाई एन, और उसका जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर 6। इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। देखो ये कांस्टेंट था ना भाई, ये क्या था, कांस्टेंट है, तो सबका वैल्यू पुट करोगे। जैसे ई का वैल्यू जो था, ठीक है, ई का चार्ज पुट करना, एच का पुट करना, ऊपर तो लिख ही दिए हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करना, और जब गुना भाग करोगे तो क्या आएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, 2.18 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। हाँ हो गया, बस आज के लिए रहने दे, टाइम हो गया तो मैं भी छोड़ ही दूंगा यार, टाइम से ज्यादा थोड़ी पढ़ाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। देखो वेलोसिटी कैसे निकाले हो, वेलोसिटी तुम कैसे निकाले हो भाई, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये फॉर्मूला तुमको पता था, एक बार रिवीजन करा दे रहे वेलोसिटी कैसे निकाले हैं, ठीक है। कैसे निकाले भाई, एम बी आर बाई एन एच बाई 2 पाई था ना, आर का वैल्यू पुट कर दिए, जो ऊपर आर का रेडियस निकाले थे ना उसका वैल्यू पुट कर दिए, और फिर जो काटना था कटा दिए, और वेलोसिटी इज इक्वल टू जो आएगा वो निकाल दो। आर का वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, देखो एन एच बाई 2 पाई एम आर, यही होगा ना। अरे एम भी इधर आ गया, नहीं एम आर इधर आ गया, एम यहाँ आ गया, और आर भी यहाँ आ गया, तो वो दोनों आ गए, पुट कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। अरे बोलो, किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ। सर आ गया। ये है आपका 11th में स्वागत। हालांकि बस यही चैप्टर ऐसा है जिसमें तुमको इस तरह का अजीब और गरीब कैलकुलेशन दिखेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं ना। इसके आगे जो चैप्टर आएंगे ना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। पहला जो दो चैप्टर, देखो जो चैप्टर था ना इसी में थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह, आगे के चैप्टर बहुत ईजी है। चलो हाँ अटेंडेंस लेते हैं, जल्दी हो गया टाइम 10:45। नो टाइम के बड़े पक्के हो यार, 10:45 बोले, 8:45 हुआ नहीं सर, अटेंडेंस